जय भीम, नमो बुद्धाय। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। सरकार ने पिछले साल लागू किए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, जिसके बाद से पक्ष और विपक्ष के बीच फिर जंग छिड़ गई है। पक्ष इस निर्णय को मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे केंद्र सरकार की नाकामी बताने के पीछे तुला हुआ है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि 3 कृषि कानून वापस लेने के निर्णय के बाद भी आखिर किसान संगठनों को विश्वास क्यों नहीं है और वो अपनी मांगों पर अभी भी क्यों डटे हैं। केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में 3 नए कृषि विधेयक लाए, ये कहकर कि किसानों के हित को देखते हुए कृषि विधेयक लाए गए हैं, जिसे संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की मुहर के बाद इस देश में लागू किया गया। लेकिन किसानों को ये कानून रास नहीं आए और इन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। आखिरकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया। बड़े लंबे अंतराल के बाद इस विधेयक को विफल करने में किसानों को इसमें सफलता मिली। आंदोलनकारी किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया और देश भर में किसानों में खुशी की लहर देखी गई। विपक्ष द्वारा भी देश भर में विजय दिवस मनाया गया, लेकिन किसान संगठन विरोध प्रदर्शन खत्म करने को राजी नहीं है। इसकी आगे की रणनीति के लिए संयुक्त किसान मोर्चा रविवार को बैठक करेगा। अमित शाह कह चुके हैं कि 2024 में अगर मोदी को फिर पीएम बनना है तो यूपी में 2022 में योगी को जीतना जरूरी है। लेकिन किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान की आशंका थी। लखीमपुर खीरी की घटना ने भी बीजेपी का नुकसान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले का कारण जो भी हो, लेकिन जब तक संसद में इसे मूर्त रूप से नहीं दिया जाता तब तक किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। किसान संगठन विरोध प्रदर्शन खत्म करने को राजी नहीं है। आगे की रणनीति के लिए संयुक्त किसान मोर्चा रविवार को बैठक करेगा। बता दें कि शनिवार को किसान नेता गुरनाम सिंह चांदनी ने कहा कि हम एमएसपी किसानों के खिलाफ दर्ज मामले और मृतक किसान परिजनों की मुआवजे पर चर्चा करेंगे। अपनी मांगों की सूची को लंबा करते हुए एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, मृतक किसानों के परिवार वालों को मुआवजा देने और आंदोलनकारी किसानों पर लगाए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग पर भी जोर दिया गया। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार संसद में तीनों कानूनों को रद्द करने की व्यवस्था नहीं करती है, तब तक वे धरना देते रहेंगे। अभी तक एमएसपी पे कोई बात नहीं हुई है। अभी तक लोगों पे हरियाणा के अंदर 48,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। बिजली बिल पे कोई बात नहीं हुई है और कई मुद्दे और ऐसे हैं जो हमने सरकार के आगे रखे थे। जैसे इन्होंने हरियाणा में जमीन अधिग्रहण का और कर दिया है। तो कुल मिला के ये है कि इसके बारे मीटिंग की जाएगी, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी और संयुक्त मोर्चे की मीटिंग के बाद ही हम कोई फैसला ले पाएंगे। और जब तक संसद में ये पास नहीं हो जाते तो तब तक हमें हो सकता है वेट करना पड़े। लेकिन ये कुल मिला के जो फैसला है वो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में लिया जाएगा। बहुत जल्दी मीटिंग बुलाई जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश सिंह टिकैत ने भी यही बात कही। टिकैत के मुताबिक केवल ऐलान पर कैसे उठ जाए, सरकार संसद में कानून रद्द करे, साथ ही एमएसपी जैसे अन्य मुद्दों पर बात करे। अच्छा माहौल बनेगा तो हम भी बात करेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर राष्ट्र के नाम संदेश में इसकी घोषणा की, जहां आंदोलनकारी किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया है। वही 3 कृषि कानून वापस लेने के निर्णय के बाद विपक्ष द्वारा विजय दिवस मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भी विजय दिवस मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर ये विजय दिवस मनाया। विपक्षी पार्टियों ने सरकार के अहंकार को लेकर हमले किए और इस फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कल तक इन कृषि कानूनों को ऐतिहासिक बताने वाली बीजेपी अब इन कानूनों को वापस लेने के फैसले को ऐतिहासिक बताने में जुटी हुई है। पार्टी और सरकार कहती आ रही थी कि ये कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं होंगे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बने इन कानूनों पर यू टर्न करने का फैसला किया। तो वही किसान संगठन के अध्यक्ष और विवादित कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के एक अध्यक्ष अनिल जे घानवत ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उठाया गया सबसे प्रतिगामी कदम है, क्योंकि उन्होंने किसानों की बेहतरी के बजाय राजनीति को चुना। समिति सदस्यों ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनके द्वारा मार्च में सौंपी गई रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करता है तो वे कर देंगे। घानवत ने कहा कि आंदोलनकारियों ने आगामी विधानसभा चुनावों तक प्रदर्शन की योजना बनाई थी। केंद्र तब नहीं झुका। जब आंदोलन चरम पर था तब केंद्र ने अपने घुटने टेक दिए।
घानवत ने कहा, अन्य सदस्य विद्वान और पेशेवर है तथा उनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक किसान नेता हूँ, मुझे किसानों का ध्यान रखना होगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर शुक्रवार को निगम के 238 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई और 297 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी, जिसके बाद 2000 से अधिक ड्राइवर, कंडक्टर और लिपिक कर्मचारियों के पदों के लिए नए सिरे से जल्द ही भर्ती होने की संभावना जताई जा रही है। एक तरफ महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी निगम का राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर बीते 28 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, तो वहीं दूसरी तरफ 2000 से अधिक ड्राइवर और कंडक्टर की जल्द ही भर्ती होने की संभावना है। कर्मचारियों के संकट से निपटने के लिए प्रबंधन ने महाराष्ट्र भर में 250 डिपो में बेकार पड़ी बसों के अपने बेड़े को संचालित करने के लिए दैनिक वेतन के आधार पर ड्राइवरों, कंडक्टरों और लिपिक कर्मचारियों के पदों के लिए नए सिरे से भर्ती करना शुरू किया है। MSRTC ने 297 और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जिससे कुल निलंबन की संख्या 2776 हो गई है। इसके साथ ही 238 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। सूत्रों ने कहा है कि 2000 से अधिक ड्राइवर और कंडक्टर की जल्द ही भर्ती होने की संभावना है। मालूम हो कि MSRTC कर्मचारी निगम का राज्य सरकार में विलय करने की मांग को लेकर बीते 28 अक्टूबर से हड़ताल कर रहे हैं। आंदोलन के कारण 9 नवंबर से MSRTC के 250 बस डिपो पर परिसंचालन बंद है। हड़ताली कर्मचारियों का आरोप है कि निगम हड़ताल खत्म करने के लिए निजी बसों के संचालकों को सेवाएं देने के लिए मजबूर कर रहा है और यह उनका भुगतान रोक दिया जा रहा है। इसी बीच श्रमिकों ने कहा है कि सरकार कई दबाव तकनीकों का उपयोग करके हड़ताल को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे हड़ताल जारी रखने के लिए दृढ़ है। बता दें कि MSRTC ने 2296 दैनिक वेतन भोगी ड्राइवरों, कंडक्टरों और कुछ अन्य कर्मचारियों को समाप्त स्थिति में बुलाए जाने के बावजूद ड्यूटी पर नहीं आने के लिए बर्खास्तगी नोटिस जारी किया था। जलगांव में बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा ST कर्मचारियों के समर्थन में जेल भरो आंदोलन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आंदोलनकारी उपस्थित थे। बीते 13 दिनों से जलगांव में ST कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। इन ST कर्मचारियों की हड़ताल को कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। वहीं बहुजन मुक्ति मोर्चा सड़क पर उतरकर जलगांव बस स्टैंड पर बहुजन मुक्ति मोर्चा द्वारा जेल भरो आंदोलन किया गया। ST कर्मचारियों की मांगे जल्द से जल्द पूरी करे, अन्यथा बहुजन मुक्ति मोर्चा द्वारा संपूर्ण राज्य भर में आंदोलन करने का इशारा बहुजन मुक्ति मोर्चा द्वारा दिया गया। और हमारा जो आंदोलन है राज्य सरकार के खिलाफ है। राज्य सरकार ने जो तकिल बिल माफ़ करने को ना, इसके बारे में हमने 4 चरण के अंदर वो आंदोलन किया है। इसके पहले भी हमने 3 आंदोलन लिए हैं और उसके हमने निवेदन भी दिए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए आज हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता रविकांत तुपकर के अन्य त्याग आंदोलन को स्थगित किया गया है। पालक मंत्री राजेंद्र शिंगने के आश्वासन देने के बाद तुपकर ने आंदोलन पीछे लिया। सोयाबीन और कपास को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग के लिए स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने बुल्ढाना में अन्न त्याग आंदोलन शुरू किया था। शनिवार को राज्य के अन्न व औषधि प्रशासन मंत्री व बुल्ढाना जिले के पालक मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगने ने रविकांत तुपकर से मुलाकात की। साथ ही कपास, सोयाबीन उत्पादक किसानों को उनकी समस्या सरकार के सामने रखने की बात कही और इस संदर्भ में उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार के साथ बुधवार 24 नवंबर को बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में मांगे रखने का आश्वासन पालक मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगने ने दिया है, जिसके बाद रविकांत तुपकर ने अन्न त्याग आंदोलन तुरंत ही स्थगित कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र शिंगने के हाथों ज्यूस पिलाकर आंदोलन खत्म किया गया। मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्यानं वेळोवेळी प्रशासनाच्या आणि त्यांच्या संपर्कामध्ये होतो। आज सकाळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार यांच्याबरोबर माझी सविस्तर अशी चर्चा माननीय रविकांतजी तुपकर यांच्या विषयाच्या संदर्भात झाली। जवळपास 20 मिनिटं आम्ही चर्चा केली। माननीय अजितदादांनी मला सांगितलं की तुम्ही राज्य शासनाच्या वतीनं माननीय रविकांतजी तुपकर यांच्याकडे जा। येत्या बुधवारी त्यांच्या ज्या विविध विषय, त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत शेतकऱ्याच्या संदर्भातल्या, त्या संदर्भातली मुंबईमध्ये बैठक मंत्रालयामध्ये आपण लावू। या बैठकीच्या निमित्तानं त्या विषयाशी संबंधित असणारे मंत्री, त्या विषयाच्या संबंधित असणारे अधिकारी यांना संयुक्त आपण त्या ठिकाणी बोलू आणि राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असणारे सर्व विषय ते सोडवण्याचा प्रयत्न आपण करू। आणि आज खऱ्या अर्थानं हा शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय झाला। मी शिंगणे साहेबांच्या हस्ते
आज माझा अन्नत्याग तूर्त स्थगित केलेला आहे. पण आम्ही त्यांना सांगितलं की बैठक झाल्यानंतर यातल्या जर काही मागण्या मान्य झाल्या नाही आणि सरकारनं, केंद्र आणि राज्य सरकारनं जर का घुमजाव केला तर मग मात्र आज महात्मा गांधीच्या मार्गाने सत्याग्रह करतोय, उद्या भगतसिंगाच्या मार्गाने सगळा शेतकरी रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही आणि आंदोलनाचा भडका उडेल, हे सुद्धा मी त्यांना ठणकावून सांगितलेलं आहे. मी तमाम शेतकऱ्यांचे आभार मानतो, माध्यमांचे सुद्धा आभार मानतो की शेतकऱ्यांचा विषय तुम्ही लावून धरला आणि संबंध कार्यकर्त्यांचे, ज्यांनी या आंदोलनाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मला साथ दिली, माझ्यावर प्रेम केलं, या चळवळीवर प्रेम केलं, या सगळ्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. आणि राजू शेट्टी साहेबांनी सुद्धा या आंदोलनाच्या अनुषंगानं निर्णायक भूमिका निभावली, त्यांचे मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. 19 नवंबर को देश भर में सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव जी का जयंती उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन पर्व पर मध्य प्रदेश के देवास जिले अंतर्गत आने वाले खाते गांव में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी कर्मचारी अजाक्स संघ कन्नौज द्वारा भी गुरु नानक जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गुरु नानक जयंती के पावन पर्व पर ग्राम काला भाटा के गुरुद्वारे में पहुंचकर अजाक्स के पदाधिकारियों द्वारा वहां के गुरुजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों पर पुष्प वर्षा, माला एवं गमछों से सम्मान किया गया। तहसील कन्नौज अजाक्स अध्यक्ष नंदलाल हरियाले, साथ ही तहसील कन्नौज अजाक्स महासचिव श्रीमती उषा रावत और पदाधिकारी गणों के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। बता दें कि सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्मदिन हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हरि प्रसाद हरियाले की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। हॉकी खेल जगत में अपनी असीमित प्रतिभा दिखाने वाली वंदना कटारिया को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वंदना कटारिया को राष्ट्रपति भवन में अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। खेल जगत में प्रतिभावान खिलाड़ियों को भारत के खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस साल भी कई प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित करने का सिलसिला जारी रहा। हॉकी खेल जगत में अपनी असीमित प्रतिभा दिखाने वाली वंदना कटारिया को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वंदना ने एशिया खेल 2018 में रजत और साल 2017 में स्वर्ण पदक जीतकर देश के सम्मान में बढ़ोतरी की है, जिसके मद्देनजर वंदना कटारिया को आज राष्ट्रपति भवन में अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आगामी दिनों में खेल जगत को ऐसे ही प्रतिभावान और अच्छे खिलाड़ियों की जरूरत है, जिससे देश की खेल भावना को और फलने फूलने में मदद मिलेगी। औरंगाबाद में पत्नी पीड़ित पुरुष आश्रम में 19 नवंबर को विश्व पुरुष दिवस मनाया गया। इस दौरान आश्रम के सभी पुरुषों ने कार्यक्रम में भाग लेकर अपने विचार रखे। मधले दुसऱ्या गुन्हेगाराला पकडणार नाहीत, त्यांच्या समोर गुन्हा होत असेल तर त्यांना करणार नाहीत, पण 498 मधले प्रतिष्ठित नागरिक पकडण्यासाठी धावत पळत येतील। आता 498 मध्ये नवरदेव आणि नवरी एका ठिकाणी असतात, जी म्हणजे फिर्यादी आणि तिचा नवरा एका ठिकाणी असतात, आई वडील गावी कुठंतरी असतात, बहीण तिसऱ्या राज्यात असते, भाऊ बॉर्डरवर कुठंतरी मिलिटरीत एखाद्या फोर्समध्ये असतं, आणि तरी सुद्धा हे सर्वजण तिच्यावर अन्याय करतात आणि ह्या सर्वांच्या विरोधात केस दाखल करून त्यांना घेऊन त्यांचं सामाजिक अस्तित्व नष्ट करण्याचा प्रयत्न होतो। तर ह्या गोष्टी थांबवण्यासाठी, ही हक्काची लढाई लढण्यासाठी या संघटनेमार्फत हा प्रयत्न चालू आहे। नाहीतर येणाऱ्या काळात जर आज विरोध केला नाही या कायद्याला, तर येणाऱ्या काळात एक होता पुरुष असा निबंध लिहायची वेळ येईल। 19 नोव्हेंबर हा जागतिक पुरुष दिवस आहे आणि या जागतिक पुरुष दिनानिमित्त आज आम्ही आश्रमात पुरुष दिन साजरा केला। ते पुरुष दिन साजरा करते वेळेस आम्ही शीर्षासन आंदोलन केलेलं आहे। या शीर्षासन आंदोलन करण्यामागचा उद्देश आमचा असा आहे का पुरुष जिथं गेला तिथं त्याला मदत मिळत नाही आहे, पोलीस स्टेशनला गेला तर पोलीस मदत करत नाही, न्यायव्यवस्थेकडे न्याय मागण्यासाठी गेला तर न्यायालय पुरुषांची बाजू ऐकून घ्यायला तयार नाही आहे। त्यांची मानसिकता तशी राहिली नाही का पुरुषांना न्याय द्यावा। जर अशी मानसिकता जर सगळीकडे चाललं तर हे सगळं उलटं चाललं आहे। म्हणून आम्ही आज हे केलेलं आहे की हे उलटं आहे, म्हणून आम्ही सुद्धा कमीत कमी नाही सोयीचं ऐकू लागले तर उलटं व्हा म्हणून आम्ही हे उलटं होऊन आज आंदोलन केलेलं आहे का सोयीनं ऐकलं नाही तर उलटं तरी झालं तर ऐकतील। चंद्रपुर जिले के ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प में एक बड़ी घटना सामने आई है। ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प में बाघ के हमले में वनरक्षक महिला की मौत हो गई। जंगल असल्यामुळे त्यांना तिथून बाहेर पडता आलं नाही आणि वाघाला चाहूल लागल्यामुळे अचानकपणे वाघाने त्यांच्यावरती तिथे हल्ला केला आणि अशातच त्यांचा एक दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे। शवविच्छेदनासाठी त्यांचे पार्थिवास चिमूर येथे हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेलेले आहेत आणि पुढील कारवाई वन विभाग करत आहे। त्यांच्या परिवाराला संपूर्ण मदत करण्याची कारवाईसुद्धा वन विभाग करत आहे।
आणि जी एक्झरसाईज आपण आजपासून सुरू केलेली होती ती आजपासून आपण तुर्तास स्थगित करत आहोत. परंतु वन विभागाचं जे नियमित काम असतं गस्तीचं, आणि बऱ्याचदा ही गस्त ही ऑन फूट आमचे सर्व कर्मचारी करतात, तर ती अजूनपर्यंत कर्मचारी करत आहे. आणि अशा प्रकारची ही घटना ताडोबाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच घडलेली आहे आणि अशा प्रकारची घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी आम्ही सर्वजण कारवाई करत आहोत. इक्वालिटी न्यूज़ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी सिनेमा ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।